पिछले सैटरडे यानी कि 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे, तभी पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास ने सदर्न इजराइल पर भारी तादाद में रॉकेट्स फायर कर दिए। हमास के अकॉर्डिंग उन्होंने 5000 रॉकेट्स फायर किए, पर इजराइल की मिलिट्री डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये नंबर सिर्फ 2500 ही है। आखिर क्या है इस मामले की वजह और इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Israel has ruled out allowing basic resource. Hamas militants and the rockets still raining down on southern Israel. More than 700 Israelis are now feared dead. Is building up in the streets. By surprise. It's a war that tonight is being fought mostly in the air. इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इन दोनों के बीच हमलों की खबर आती रहती है, लेकिन इस बार मैटर कुछ बड़ा है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर कर दिया है Israel is at war. इस सब की शुरुआत होती है 1947 से, जब यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीन देश के अंदर ज्यूइश और अरब स्टेट्स बनाने का प्लान बनाता है, जहां 45% लैंड अरब स्टेट्स, 55% लैंड ज्यूइश स्टेट्स और बाकी का लैंड जेरूसलम के लिए होगा, जो कि इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर रहेगा। ज्यूइश लोग इस प्लान को एक्सेप्ट करके 1948 में एक नया देश बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है इजराइल, लेकिन अरब्स और बाकी नेबरिंग कंट्रीज इससे खुश ना होकर फर्स्ट अरब इजरायली वॉर छेड़ देते हैं और एक छोटा सा देश होने के बावजूद इजराइल ये जंग जीत जाता है। जंग जीतने के बाद जो लैंड यूएन ने अरब्स के लिए रखा था उसमें से कुछ हिस्सा इजराइल रख लेता है और गाजा स्ट्रिप का हिस्सा इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास। इस सब की वजह से पैलेस्टीनियन लोग बेघर हो जाते हैं और 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग आसपास की अरब कंट्रीज में रेफ्यूजीज बनकर रहने लगते हैं। 1967 में सेकेंड अरब इजरायली वॉर को भी इजराइल जीत जाता है और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के हिस्से को भी अपने अंडर ले लेता है। पैलेस्टीनियन लोगों को अपना खुद का देश चाहिए था, इसलिए वो शुरुआत करते हैं पैलेस्टीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ की, जिसमें उनका एम होता है आर्म और एम्यूनिशंस की मदद से अपना हिस्सा वापस लेना। इसी रीजन से यूएसए और इजराइल उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। 1992 में इत्ज़क रबीन इजराइल के पीएम बनते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि पीएलओ अपना एक देश चाहता है। इसकी वजह से इजराइल और पीएलओ के रिलेशंस बेहतर होते जाते हैं, लेकिन इस चीज को अपोज करते हुए कुछ इजरायली लोग उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद फिर से इजराइल और पैलेस्टीन के लोगों के रिलेशंस बिगड़ गए थे। फिर पीएलओ में से एक ग्रुप आगे आता है जिन्हें पार्टीशन से पहले का पूरा पैलेस्टीन चाहिए था, जिसको हम कहते हैं हमास। हमास ही आज तक इजराइल पर सारी बॉम्बिंग और रॉकेट अटैक्स करता आया है, लेकिन 7 अक्टूबर को हुए इस अटैक अल अक्सा फ्लड के पीछे भी एक ट्रिगर था। एक्चुअली अप्रैल 2023 में अल अक्सा मॉस्क में इजरायली पुलिस वालों की तरफ से की गई रेड में 400 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को अरेस्ट किया गया था, इसलिए 7 अक्टूबर को हुए अटैक को नाम दिया गया था अल अक्सा फ्लड। सरप्राइजिंगली इस अटैक को रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। ये आयरन डोम सिस्टम, जिसका सक्सेस रेट 90 to 97% है, एक पावरफुल रेडार सिस्टम की मदद से दुश्मनों के रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। इस सब के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के 2200 से भी ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया और फिर एक बड़ा स्टेप लेते हुए गाजा से पानी, खाना और पावर सप्लाई भी कट ऑफ कर दी। इस वॉर में अगर देखें तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी और भारत जैसे देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान, कतर, टर्की, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब की वजह से ये आग अब सिर्फ इजराइल और हमास के बीच न रहकर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है, जो भारत पर एक बुरा इंपैक्ट भी डाल सकती है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और वॉर में सम्मिलित ज्यादातर देश लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर्स भी है और मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडिया के ऑयल इंपोर्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बना पेट्रोल ही हर चीज के लिए एक रूट प्रोडक्ट माना जाता है। इसी के साथ ही इजराइल के साथ इंडिया की ट्रेड में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में दोनों देशों के बीच लगभग $10 बिलियन की ट्रेड हुई थी, जिसमें मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स शामिल हैं। और वॉर टाइम्स में कंट्री पहले अपने यूटिलाइजेशन के लिए रिसोर्सेज जमा करती है और एक्सपोर्ट्स के लिए बाद में। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों पक्षों के फैक्ट्स और फिगर्स बता दिए हैं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, पर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वॉर में किसी की जीत हो या ना हो, पर लॉस हमेशा ह्यूमैनिटी का होता है। धन्यवाद।